Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have discussion on the variance analysis of sales, and we will try to understand s- static budget variance for sales, and we will learn how to compute and interpret the static budget variance for the sales, and we will definitely we will learn how to divide that sales variance into flexible budget variance and you must say volume variance, uh, because we divide static budget variance into फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो इस आज की डिस्कशन के अंदर हम लोग जो सेल्स के हवाले से स्टैटिक बजट वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उसी स्टैटिक बजट वेरिएंस को दो हिस्सों में डिवाइड करना, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और उसको जो है वो हम लोग जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे। तो आज की डिस्कशन के अंदर हम लोग जो है वो सेल्स के वेरिएंसेस के ऊपर बात करेंगे और स्टैटिक बजट वेरिएंस, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और सेल्स मार्जिन एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना और इंटरप्रेट करना सीखेंगे। Sales variances, just like we calculated input variances or cost variances, we have four levels of sales variances as well. हम जैसे हम लोगों ने कॉस्ट के भी 4 लेवल ऑफ वेरिएंसेस कैलकुलेट करना सीखे थे, इसी तरीके से सेल्स के भी हमारे पास जो है वो 4 लेवल्स ऑफ वेरिएंसेस होते हैं। तो सबसे पहले लेवल के ऊपर हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिक बजट वेरिएंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द स्टैटिक बजट अमाउंट्स, जिसको हम लोग साल के शुरू में पूरे साल के लिए प्लान करते हैं, उसको हम लोग स्टैटिक बजट बोलते हैं और प्लानिंग बजट बोलते हैं। तो उस प्लानिंग बजट और स्टैटिक बजट की फिगर्स को जब हम लोग एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं साल के बाद या महीने के बाद, तो उनके साथ जो डिफरेंसेस आते हैं उनको हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कहते हैं, या इसको हम लोग प्लानिंग बजट वेरिएंस भी कहते हैं। तो व्हेन वी कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन these two amounts of sales, we have a budgeted sales and we have actual sales. So when we compare these two figures, we have the difference, and that difference is called static budget variance or planning budget variance. So हम लोग फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो स्टैटिक बजट वेरिएंस और प्लानिंग बजट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग एक्चुअल रिजल्ट्स जो होते हैं, हमारे एक्चुअल जो सेल्स होती हैं हमारी, उनको हम लोग जब हम अपनी बजटेड सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक बजटेड सेल्स कहते हैं, उनके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टैटिक बजट वेरिएंस आ जाता है। देन एट द सेकंड लेवल वी डिवाइड दिस स्टैटिक बजट वेरिएंस इनटू फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड and the flexible budget variance is basically the difference between actual results and flexible budgeted amounts. Flexible budgeted amounts is the budgeted amount which is calculated on the basis of actual volume. जब हम एक्चुअल वॉल्यूम के ऊपर सेल्स को दोबारा से प्लान करते हैं, हम जब एक्चुअल वॉल्यूम के ऊपर सेल्स की हम लोग फिगर कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजटेड सेल्स कहेंगे। तो वो जो फ्लेक्सिबल बजटेड सेल्स होती है, जब हम लोग उसको एक्चुअल सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, एंड एट द लेवल 2 वी कैलकुलेट फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएंस, और फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएंस के साथ हम लोग इसकी जो है वो सेल्स मार्जिन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग सेल्स प्राइस वेरिएंस भी कहते हैं। सो वी डिवाइड स्टैटिक बजट वेरिएंस इनटू फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स जो है वो प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स volume variance. Okay, then sales volume variance, the difference between actual volume and the budgeted volume. So actual volume और budgeted volume का जब हम लोग फर्क निकालते हैं, तो उसको हम लोग sales volume variance कहते हैं।
ऊपर हम लोगों ने जब स्टैटिक बजट वेरिएंस निकाला था, तो उसमें हम लोगों ने बजटेड जो सेल्स की थी, वो हमारे पास जो बजटेड वॉल्यूम था उसके ऊपर थी, और जो एक्चुअल सेल्स थी वो एक्चुअल वॉल्यूम के ऊपर थी। तो उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम का भी डिफरेंस है वो भी आ जाता है, और जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो भी आ जाता है। लेकिन जब हम लोग लेवल 2 के ऊपर फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो अपनी कॉस्ट को, सॉरी, अपनी सेल्स को दोबारा से रीबजट करते हैं, और एक्चुअल लेवल के ऊपर बजट को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, और फ्लेक्सिबल बजटेड की अमाउंट निकालते हैं। फ्लेक्सिबल बजटेड की अमाउंट जब हम लोग एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, एक्चुअल सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस आ जाता है। और दूसरी तरफ पे उसके साथ ही हमारा वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है, जिसको हम लोगों ने, चूंकि ये हम लोगों ने इन फ्लेक्सिबल बजट में वॉल्यूम जो है वो दोनों जगहों पे एक्चुअल ले लिया है, लेकिन जो बेसिकली वॉल्यूम की वजह से जितना फर्क आया था उसको हम लोग अलहदा कर देते हैं, और वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है ड्यू टू सेल्स के ऊपर जो वॉल्यूम का इंपैक्ट आता है, या सेल्स कम या ज्यादा होती हैं ड्यू टू वॉल्यूम, उसको हम लोग अलहदा से कर लेते हैं, और उसको हम लोग सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का नाम दे देते हैं। सो in level 2 we calculate two variances, और you must say कि स्टैटिक बजट वेरिएंस को हम लोग जो फर्स्ट लेवल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग सेकंड लेवल पे जाके दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस में हम लोग वॉल्यूम जो है वो दोनों जगहों पे एक्चुअल ले लेते हैं, और जो हम लोग बाकी अमाउंट्स होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिहाज से उसका वेरिएंस निकालते हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो हम वॉल्यूम जो है वो कितना डिफरेंट हुआ है, हमने एक्चुअल वॉल्यूम कितना लिया है, और हमने जो बजटेड वॉल्यूम था वो हमारा कितना था, उनका हम लोग जब डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम लोग सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग लेवल 2 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। देन एट द लेवल 3 एनालिसिस वी डिवाइड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं और सेल्स मिक्स वेरिएंस कहते हैं। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो ये लेवल जो है सिर्फ उसी वक्त अचीव हो सकता है, या ये वाला लेवल जो है वो हम लोग उस वक्त करते हैं जब हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट्स होती हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं सेल में, या एक कंपनी जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बना रही होती है और सेल कर रही होती है, तो उस वक्त उनका जो सेल्स की फिगर में जो 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 डिफरेंस आ सकता है, वो उसके जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स के फर्क के होने की वजह से भी आ सकता है। तो जैसे हम लोगों ने इनपुट मिक्स वेरिएंसेस भी निकाले थे, इसी तरीके से जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होंगे तो हमारे पास जो सेल्स की फिगर है उनमें जो फर्क आ सकता है एक्चुअल और बजटेड के अंदर, वो उनकी डिफरेंट मिक्स की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होगी और कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस ज्यादा होगी, कुछ प्रोडक्ट्स का मार्जिन कम होगा, कुछ प्रोडक्ट्स का मार्जिन ज्यादा होगा। तो जो हमारी सेल्स हैं वो हमारी कम या ज्यादा हो सकती हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द मिक्स जो हमने स्टैंडर्ड किया हुआ था। तो उसकी वजह से जो फर्क होता है वो हम लोग सेल्स मिक्स वेरिएंस में निकालते हैं, और जो दूसरा बाकी होता है उसको हम लोग सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में निकाल देते हैं। सो हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। ये दोनों याद रखें, सिर्फ उसी वक्त ही कैलकुलेट होते हैं जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर नहीं होंगी तो ये लेवल 3 एनालिसिस जो है वो स्किप हो जाएगा, सिर्फ लेवल 2 के ऊपर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ही रहेगा। और आखिर में हम लोग जो है वो सेल्स में जो फर्क हो सकता है वो ये हो सकता है कि मार्केट का साइज कम हो गया था, मार्केट में ओवरऑल मार्केट में स्लम आ गया था जिसकी वजह से सेल्स कम हुई हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग मार्केट साइज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं कि वेदर इज देयर आ चेंज इन साइज ऑफ द मार्केट और नॉट। जब हमने प्लानिंग की थी, जब हमने बजटिंग किया था, तो उस वक्त मार्केट का साइज क्या था, और जब हम लोगों ने बाद में एक्चुअली रिजल्ट्स कमाए हैं तो क्या मार्केट के साइज की वजह से या ओवरऑल मार्केट में ही सबकी सेल्स कम हुई हैं और उसकी वजह से हमारी भी सेल्स कम हुई हैं। तो इस वजह से हम लोग मार्केट साइज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। मार्केट साइज इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी
और द सेल्स डिपार्टमेंट। दैट्स वाई हम लोग जो अनकंट्रोलेबल फिगर होती हैं उनको हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, बिकॉज इन आर वेरियस एनालिसिस वी अप्लाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर को उसी चीज का रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं जो उसके कंट्रोल में है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो उसके कंट्रोल में नहीं है तो उससे उसका क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हम उससे उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सेल्स में जो फर्क आ सकता है वो उसके मार्केट साइज की वजह से भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जाके मार्केट के साइज का भी डिफरेंस निकालते हैं, तो उसको हम लोग मार्केट साइज वेरिएंस कहते हैं। एंड मार्केट शेयर वेरिएंस, दूसरी तरफ पे हम लोग उसका मार्केट शेयर वेरिएंस निकालते हैं। मार्केट शेयर वेरिएंस रिप्रेजेंट्स कि हाउ बजटेड शेयर ऑफ द मार्केट वी हैव प्लान्ड एंड हाउ एक्चुअल शेयर वी हैव अचीव्ड, दैट डिफरेंस इज बेसिकली द मार्केट शेयर वेरिएंस। और हम डिटेल में इसको जो है वो हम सीख करना भी सीखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग, ये कंट्रोलेबल है, ये आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कितना शेयर प्लान किया था और कितना शेयर उसने अचीव किया है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट मार्केट शेयर वेरिएंस एंड मार्केट साइज वेरिएंस, we will discuss this, we will compute this, and we will interpret this. So yeah, these are the four level of variance analysis in sales variance. Number one is static budget variance. Then we divide static budget variance into flexible budget variance and sales volume variance. Then at level 3 we divide sales volume variance into sales quantity variance and sales mix variance. This level will be involved only in the situation where there are multiple products of the company. And at level 4 we calculate market share variance and market size variance to answer the question of market what are the changes in the sales due to market size or market share. So we will also define the responsibility of selling department, to what extent a selling department is responsible for these variances. ये हम लोग जो है वो इसको जो है वो डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। Okay, sales variances. To understand the sales variances, we will use the following data for pro value division. Budgeted and actual operating data for 2013 is given in the text. हम लोग सेल्स के वेरिएंसेस को समझने के लिए हम लोग प्रो वैल्यू डिवीजन का एक डाटा है जो आपके नोट्स में गिवन है, उसको हम लोग यूज करेंगे। और हम लोग बजटेड और एक्चुअल डाटा है उनकी जो ऑपरेटिंग डाटा फॉर द 2013 वो हमें हम जो है वो नोट्स के अंदर गिवन है, उसको यूज करके हम लोग जो है यहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। सेल्स वेरिएंसेस इन टर्म्स ऑफ सीएम इंस्टेड ऑफ प्राइस। हम लोग जो सेल्स के वेरिएंसेस होते हैं वो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कैलकुलेट करते हैं, ना के प्राइस के अंदर। हम जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ना गिवन हो तो तब हम प्राइस ले सकते हैं, तब हम लोग प्राइस को लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ प्राइस वी हैव और यू मस्ट से इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वी शुड यूज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसलिए हम करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज द basically increasing or decreasing with the increase and decrease of our you must say volume। तो इसलिए जो रेलेवेंट होता है, जो कंपनीज होती हैं वो प्राइस की बजाय, रेवेन्यूज की बजाय जो है वो ज्यादा कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होती हैं। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज मोर रेलेवेंट और मोर इंफॉर्मेटिव फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी रेदर देन प्राइस। बिकॉज अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस में तो अभी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होनी है, उसमें से फिक्स कॉस्ट भी माइनस होनी है। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करके देखते हैं और सेल्स डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर प्राइस की बजाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेते हैं। हम ले सकते हैं प्राइस, जब हम लोग वेरिएंसेस, सेल्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे तो हम तीन उसमें फिगर्स ले सकते हैं। वी कैन टेक प्राइस,
प्राइस भी ले सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ले सकते हैं, एंड इवन वी कैन आल्सो टेक प्रॉफिट पर यूनिट, हम प्रॉफिट पर यूनिट भी ले सकते हैं, बिकॉज द कंपनीज आर मोर कंसर्न्ड विद द प्रॉफिटेबिलिटी रेदर देन द रेवेन्यूज। कि उन्होंने रेवेन्यू कितने कमाए हैं उससे हट के उनकी ज्यादा इंटरेस्ट जो होता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड द प्रॉफिट पर यूनिट इज मोर इंफॉर्मेटिव फॉर द कंपनीज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन द सेल्स। तो उसको हम लोग फिर इसलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड प्राइस और अ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो हम लोग कैलकुलेशंस के अंदर इसको जो है वो डिटेल में करना सीखेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज approach is preferred because company is concerned with profitability not sales and the variable cost effects are neutralized in this way। जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच हम इसलिए यूज करते हैं कि कंपनीज जो हैं वो ज्यादा कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होती हैं, ना कि सेल्स के ऊपर, ना कि रेवेन्यूज के ऊपर, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं वो हमारी जो कि न्यूट्रलाइज्ड हो जाती हैं, उनका इफेक्ट जो है वो वॉल्यूम के साथ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो इस वजह से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग निकाल देते हैं। इस तरह से कह लें कि हम स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट दोनों जगह पे ले लेते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फिगर यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वेरिएंसेस। यूज प्राइस इफ वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो फिर हम प्राइस भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज भी ये वाले वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही यूज करना चाहिए। दैट इज द बेटर अप्रोच फॉर डिस्क्राइबिंग सेल्स वेरिएंसेस। तो जितने भी हमारे पास सेल्स वेरिएंसेस होंगे हम उनको इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, ना कि प्राइस के। और अगर हमारे पास जो है वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करेंगे, और अगर वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो फिर हम लोग प्राइस की ही जो है वो उसको यूज करके उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। Okay, here we have data of our question that static budget variance or a planning budget variance is the difference between an actual results and the corresponding budgeted amount in the static budget. So actual results और static budget की जो figures होती हैं revenues की, उन दोनों का जो फर्क होता है उसको हम लोग जो है वो static budget variance कहते हैं और planning budget variance कहते हैं। Here is the formula for the static budget variance. Static budget variance is equal to actual contribution margin minus static budgeted contribution margin। यहां पे मैंने आपको एक्चुअल सेल्स नहीं लिखा है। एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस स्टैटिक बजटेड सेल्स रेवेन्यू तब होगा जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी और हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम कर सकते हैं और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन और स्टैटिक बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके कैलकुलेशंस करेंगे। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कैलकुलेटेड एक्चुअल सीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वॉल्यूम। हम एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे, माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड वॉल्यूम जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। स्टैटिक प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है, यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने जो है वो माइनस करनी है और यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 226.275 that is given in our question, and 100,000 volume is also given our question, or 225 is the budgeted contribution margin which is also given in our standard data, and 92,000 units were budgeted for you must say for the year। तो 93,000 जो है वो हम लोगों ने यूनिट्स यहाँ पे लिए हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया स्टैटिक बजटेड का, और इन दोनों को हमने किया तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम आ गया, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस दिया तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास फेवरेबल जो है वो
रेवेन्यू वेरिएंस आ गया, या फेवरेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएंस आ गया, या इसको हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कहते हैं। तो दैट इज द फेवरेबल स्टैटिक बजट वेरिएंस बिकॉज एक्चुअल वॉल्यूम और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज मोर देन स्टैटिक बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा होगा और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम होगा, मीन हमने प्लान की थी इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाने का, लेकिन हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कमाया है वो हमारे पास इतना है। हमने प्लान किया था 20.925 मिलियन और हम लोगों ने कमाया है 22.625 मिलियन, और इस तरीके से 1.7 मिलियन जो है वो हमारे पास फेवरेबल आ गया। हमारी सेल्स जो है वो बड़ी हैं, ज्यादा हुई हैं, इस वजह से ये फेवरेबल आ गया। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इसका जो क्रेडिट होता है वो डेफिनेटली सेल्स डिपार्टमेंट को मिलता है। अगर ये कम होगा तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल भी सेल्स डिपार्टमेंट होगा, और अगर ये हमारे पास जो फेवरेबल आएगा तो उसकी क्रेडिट भी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट को जाएगा। सो एट फर्स्ट लेवल वी कैलकुलेट स्टैटिक बजट वेरिएंस, and we calculate static budget variance by comparing actual contribution margin with the static budgeted contribution margin, and define it as favorable or unfavorable. If actual contribution margin is more than static budget contribution margin, then it is favorable, and on other side it is vice versa. और यहाँ पे हमारे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक हमारा जो है वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा है स्टैटिक बजटेड मार्जिन से, तो इससे हमारे पास जो है ये फेवरेबल वेरिएंस आ गया। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा डिवीजन है दैट इज बिजनेस सेल्स चैनल डिवीजन। उसके लिए जब हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस स्टैटिक बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वही फॉर्मूला लेंगे। इसका भी वही फॉर्मूला के मुताबिक हम लोगों ने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी हमारे क्वेश्चन में, इन दोनों को हमने यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ, तो हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया एक्चुअल इस प्रोडक्ट का। और जब हम लोगों ने दूसरे वाली बजटेड फिगर्स को मल्टीप्लाई किया, बजटेड यूनिट्स थे हमारे पास 62,000 और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 275 था। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो दैट इज आर स्टैटिक बजट वेरिएंस, दैट इज 38,27,500 अनफेवरेबल। ये अनफेवरेबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो बजटेड वॉल्यूम था दैट वाज 17.05 मिलियन, जो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज 17.05 मिलियन, और जो हमारे पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है इस प्रोडक्ट का दैट इज 13.2225 मिलियन। तो इस लिहाज से जब हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर किया, चूंकि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है एज कंपेयर टू बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और सेल्स वेरिएंस में जब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कम होता है सेल्स बजटेड कंट्रीब्यूशन से, तो फिर ये अनफेवरेबल है। और इन दोनों का ओवरऑल अगर कंपनी की बात करता हूं तो ओवरऑल कंपनी का क्या होगा, जो पिछली प्रोडक्ट का जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन था ये 22.625 मिलियन, इसको और 13.2225 मिलियन, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इसका टोटल आ गया हमारे पास कंपनी का ओवरऑल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और इसी तरीके से जब हम लोगों ने दोनों बजटेड फिगर्स को ऐड किया तो हमारे पास कंपनी का बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हम लोगों ने ओवरऑल कंपनी का जो है वो अनफेवरेबल जो है वो आप समझ लें कि स्टैटिक बजट वेरिएंस आ गया, दैट इज 21,25,000। इस लिहाज से हमारे पास जो अनफेवरेबल आ गया, चूंकि ये फेवरेबल अनफेवरेबल 38 लाख आता है और ये फेवरेबल 17 लाख आता है। अब इन दोनों को जब हमने डिफरेंट किया तो ये 21 लाख तकरीबन अमाउंट बनती है। इन दोनों को भी जो है वो आप नेट ऑफ करके निकाल सकते हैं, और ओवरऑल अगर कंपनी की आपने फिगर्स लेके निकालनी है तो तभी भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी अगर आप लोगों ने सेम कैलकुलेशंस करनी है तो आप लोगों ने यहाँ पे एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और टोटल वॉल्यूम ले लेना है, और यहाँ पे भी बजटेड एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और टोटल वॉल्यूम ले लेना है अगर आपने इसको भी फॉर्मूला के मुताबिक पूरी कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे फिर चूंकि हमने प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिया है तो यहाँ पे हम लोग फिर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लेंगे। टोटल सेल्स वॉल्यूम को जब आप लोग टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करोगे
तो आपके पास एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। और बजटेड मार्जिन को जब आप लोग जो है वो ये वाले जो टोटल बजटेड मार्जिन को आप लोग टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट जो है वो एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो इसलिए चूंकि ये फिर दोबारा से यही फिगर्स आनी है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली जो है वो यही फिगर लिख के इसकी कैलकुलेशन कर ली है और इस तरीके से मैंने इसका स्टैटिक बजट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं स्टैटिक बजट वेरिएंस को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और रेवेन्यू वेरिएंस, जिसको मैं रेवेन्यू वेरिएंस भी कहता हूं। रेवेन्यू वेरिएंस जो हम लोगों ने जब हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस पढ़े थे। तो जो सेल्स के वेरिएंसेस होते हैं, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ सेल्स जो होता है उसको हम लोग रेवेन्यू वेरिएंस भी कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लेक्सिबल बजटेड अमाउंट एट एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम के ऊपर जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजटेड, जब एक्चुअल वॉल्यूम के ऊपर हम लोग बजट करते हैं अपनी सेल्स को, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजटेड सेल्स कहते हैं। उसको जब हम लोग फर्क निकालते हैं एक्चुअल के साथ, तो हमारे पास जो है वो ये जो है वो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस आ जाता है। और हम लोग इसी तरीके से उन्हीं तीनों डिवीजन्स के वो तीनों फिगर्स को हम लोग अब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर द होलसेल डिवीजन, दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फ्लेक्सिबल बजट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो जो हमने पहले स्टैटिक बजट कंट्रीब्यूशन मार्जिन किया था उसको हमने रिप्लेस कर दिया फ्लेक्सिबल बजट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ अपने फॉर्मूला के अंदर। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आएगा? एक्चुअल सीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वॉल्यूम। जरा गौर करें, यहां पे भी एक्चुअल वॉल्यूम है, यहां पे भी एक्चुअल वॉल्यूम है, इसीलिए इसको हम लोग सेल्स मार्जिन वेरिएंस भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रेवेन्यू वेरिएंस कह रहे हैं। तो ये रेवेन्यू वेरिएंस या फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ये हमारे पास आ जाता है। यही हमारा प्राइस इंपैक्ट शो कर रहा होता है कि हमारी प्राइस की वजह से कितना फर्क आ रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे भी प्राइस माइनस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो इंपैक्ट आता है ये समझ लें कि प्राइस का ही आता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह कंपनी जो है वो ज्यादा कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होती है, तो इसलिए हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कैलकुलेट करते हैं। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, दैट इज 226.275, और माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये इन दोनों में से सेल्स वॉल्यूम कॉमन आ गया, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इन दोनों का फर्क ले लिया और इसको हम लोगों ने एक्चुअल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है वो ये वाला आ गया, दैट इज द फेवरेबल 1,27,500 is the favorable because actual contribution margin is more than the budgeted contribution margin. That's why this is revenue variance, or that's why this is favorable। कि जब हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो एक्चुअल प्रॉफिट है on one unit, that is more as compared to budgeted profit, that's why this is our favorable variance। so पहले प्रोडक्ट के लिए जो होलसेल चैनल था उसके लिए हमारा जो ये वेरिएंस है ये फेवरेबल आ गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं बिजनेस सेल्स चैनल की, वही फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया और फिगर जब मैंने यहां पे लिखी तो दैट इज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम। तो इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज 264.45 और जो बजटेड था दैट वाज 275 और मल्टीप्लाई बाय 50,000 इसके जो एक्चुअल यूनिट्स थे उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन माय क्वेश्चन। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो ये वाली फिगर आ गई 5,27,500 अनफेवरेबल, मीन ये अनफेवरेबल आ गया। इसका मतलब क्या है? दीज जो सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस है ये हमें ये बताता है कि जितना हम लोगों ने रेवेन्यू प्लान किया था उससे हम लोग 5,27,500 शॉर्ट रहे हैं इन बिजनेस सेल्स चैनल, और जितना हमने रेवेन्यू प्लान किया था इन होलसेल चैनल उससे हम लोग 1,27,500 शॉर्ट रहे हैं। और ये जो इंपैक्ट है ये किसका आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ
प्राइस का इंपैक्ट आ रहा है, आप समझ लें कि ये रेवेन्यू का इंपैक्ट आ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स आर सेम ऑन एक्चुअल. So this is the revenue impact, this is the price impact, and this is the controllable variance. The price is in control, or you must say negotiation of price is in control of sales department or sales manager. So sales manager is responsible for that price variance or that revenue variance or that contribution margin variance, because contribution margin को बढ़ाना या कम करना और प्राइस को निगोशिएट करना या जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट की जो है वो इख्तियार में होता है. तो जब वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे या ज्यादा प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये वाला जो है वो फेवरेबल हो जाएगा, और जब वो कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को बेचेंगे तो ये वही यही वाला जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा. तो इन दिस केस उन्होंने 225 जो है वो मार्जिन पर यूनिट प्लान किया था, लेकिन उन्होंने एक्चुअली जो मार्जिन है वो ज्यादा कमाया है. दैट्स व्हाई दिस इज फेवरेबल एंड क्रेडिट गोज टू द सेल्स डिपार्टमेंट. ये प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने इस डिपार्टमेंट के जो सेल्स डिपार्टमेंट था उन्होंने एक बेहतर प्राइस निगोशिएट की है और एक बेहतर मार्जिन पर यूनिट कमाया है, जिसकी वजह से उनका ये फेवरेबल है. और इस डिवीजन ने बेहतर प्राइस निगोशिएट नहीं की है, उन्होंने 275 पर यूनिट मार्जिन कमाना था. जाहिर है प्राइस ज्यादा होगी तो मार्जिन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए उन्होंने प्राइस को नेगोशिएट अच्छा नहीं किया है और उन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या किया है, अपनी प्राइस को डाउन करने की कोशिश की है और उसकी वजह से उनका मार्जिन कम हो गया है. जब उनका मार्जिन कम हुआ है तो उसकी वजह से ये इनका जो सेल्स मार्जिन या रेवेन्यू वेरिएंस है दैट इज 5,27,500 से अनफेवरेबल हो गया है. और जब मैं ओवरऑल कंपनी की बात करता हूं तो दोनों जो एक्चुअल वॉल्यूम है और बजटेड वॉल्यूम है, इन दोनों के जब मैंने उनके रेवेन्यू इंपैक्ट को यहां पे लिया है तो मेरे पास 4 लाख अनफेवरेबल आ गया. कि मीन ओवरऑल कंपनी जो है उसने अपनी जो प्राइस है उसकी वजह से या उनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसकी वजह से उनकी 4 लाख का प्रॉफिट जो है वो अनफेवरेबल है, मीन उनका प्रॉफिट कम हुआ है. इट मीन्स कि इन दोनों फिगर्स को 5,27,500 को और 1,27,500 को नेट ऑफ जब मैंने किया तो ये मेरे पास 4 लाख अनफेवरेबल आ गया ओवरऑल कंपनी का. इट मीन्स कि ओवरऑल कंपनी ने अपने रेवेन्यू जो है वो 4 लाख से कम किए हैं ड्यू टू देयर लेस चार्ज ऑफ प्राइस उन्होंने कम चार्ज करने की वजह से इतने जो है वो हम लोग इनको कम किए हैं. इसी को हम लोग सेल्स मार्जिन वेरिएंस कहते हैं, क्योंकि उनका उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो इतनी अमाउंट से उनका कम हुआ है ड्यू टू देयर लेस मार्जिन चार्जिंग. क्योंकि प्राइस की बेस पे मार्जिन बनेगा और प्राइस उन्होंने कम ली है तो उसकी वजह से उनका मार्जिन कम हुआ है और 4 लाख का उनका मार्जिन जो है वो कम हुआ है उनकी बजट से ड्यू टू देयर प्राइस, उन्होंने प्राइस को कम चार्ज करने की वजह से. इन लेवल 2 एनालिसिस we calculate another variance, that is the sales volume variance or sales activity variance. Sales volume variance is the basically difference between the actual sales volume and the corresponding budgeted amount of sales volume. जब हम एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम अमाउंट को बजटेड सेल्स वॉल्यूम अमाउंट से कंपेयर करते हैं और उससे जो डिफरेंस निकलता है दैट इज कॉल्ड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. और ये बताता है हमें कि हमारा जो सेल्स है या हमारे जो मार्जिन्स हैं वो हमारे वॉल्यूम के कितने कम होने के या ज्यादा होने की वजह से चेंज हुए हैं. अगर ये यहाँ पे हम लोगों ने उसी तरीके से दो हमारे पास डिविजन्स हैं, दैट इज द दो हमारे पास प्रोडक्ट्स टाइप्स हैं या दो चैनल हैं, दैट इज द होलसेल चैनल. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस स्टैटिक बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज द फॉर्मूला. budgeted contribution margin per unit multiply by actual volume. So budgeted contribution margin per unit जो है वो हमें गिवन है और एक्चुअल वॉल्यूम भी है हमारे पास, माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड वॉल्यूम. जब हमने इन दोनों फॉर्मूलाज में से एक्चुअल वॉल्यूम और बजटेड वॉल्यूम डिफरेंट है और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द कॉमन, तो हमने ये कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई बाय कर लिया एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डिफरेंस यहाँ पे आ गया. For the wholesale division, budgeted contribution margin is 225 per unit.
and actual volume which we have sold for this channel, that is 100,000 units, and the budgeted volume which is 93,000 units. The difference is 7,000 units. जब हमने इसको 225 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15,75,000 का हमारे पास फेवरेबल आ गया, बिकॉज budgeted volume is 93,000 and actual volume is 100,000, बिकॉज हम बजट से ज्यादा रहे हैं, हमने बजट से ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये वाला जो वेरिएंस है वो फेवरेबल आ गया है। और इसके फेवरेबल होने की वजह से हमारा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा वो 15,75,000 जो है वो फेवरेबल हुआ है कंपनी के हवाले से। तो इस डिवीजन ने या इस चैनल ने या इस सेगमेंट ने या इस प्रोडक्ट टाइप ने हमें जो है 15,75,000 का मार्जिन जो है वो ज्यादा दिया है ड्यू टू हाई सेल वॉल्यूम। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट की होती है, और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो इसकी जो है वो क्रेडिट जो है वो उसको मिलना चाहिए जो उसने फेवरेबल किया है, मीन उन्होंने ज्यादा जो है वो सेल्स की हैं, ज्यादा वॉल्यूम सेल किया है। और जो दूसरा इम्पैक्ट है लेवल 2 के ऊपर, जिसको हम लोग स्टैटिक बजट को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो जो दूसरा इम्पैक्ट होता है वो होता है जी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। जब हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को कैलकुलेट करना सीखा था, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस स्टैटिक बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब हम लोग दोनों बजटेड फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, अब आप जरा गौर करें कि इनका फॉर्मूला बनता है बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वॉल्यूम जो फ्लेक्सिबल बजटेड आता है, और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड वॉल्यूम जो उनका स्टैटिक बजटेड वॉल्यूम होता है वो होता है। अब इन दोनों में से बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कॉमन निकल आया और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड वॉल्यूम, जब एक्चुअल वॉल्यूम और बजटेड वॉल्यूम का जब हम फर्क निकालते हैं तो उनका पास जो उन्होंने यूनिट्स कम बेचे हैं ये उसका इंपैक्ट आ गया। पहले में हम लोगों ने प्राइस का इंपैक्ट निकाला था, यहां पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यूनिट्स का इंपैक्ट ले रहे हैं। सो इन्होंने जो एक्चुअल वॉल्यूम लिया इस प्रोडक्ट का बिजनेस सेल्स का दैट वाज 50,000 यूनिट्स, और जिन्होंने बजट किया था दैट वाज 62,000 यूनिट्स। तो इन दोनों में शॉर्ट हो गए 12,000 यूनिट्स, और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 275 का। तो इस तरीके से इनके पास 33 लाख की जो सेल्स थी वो क्या हो गई हैं, या 33 लाख का मार्जिन जो है वो अनफेवरेबल हो गया है, क्योंकि उनका एक्चुअल वॉल्यूम कम है फ्रॉम देयर बजटेड वॉल्यूम, और उनके रेवेन्यूज जो कम हुए हैं या उनका जो मार्जिन कम हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, ड्यू टू नॉट मीटिंग द टारगेट। अब उसकी वजह से 33 लाख का फर्क आया है फॉर बिजनेस सेल्स चैनल। और ओवरऑल जब हम लोग दोनों चैनल्स के जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के जो फर्क होता है या जो वेरिएंसेस का वॉल्यूम वेरिएंस का फर्क होता है उसको करेंगे तो हमारे पास जो है वो 17,25,000 अनफेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। इट मींस कि कंपनी ने ओवरऑल 17,25,000 का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो लूज किया है ड्यू टू लेस इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम बेचने की वजह से उनका इतना जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हुआ है या उनके रेवेन्यूज कम हुए हैं। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है इससे ये वॉल्यूम कम क्यों बिका है, दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू सेल्स डिपार्टमेंट, एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन आर्ग्यू दैट कि मार्केट ही साइज कम हो गया था, मार्केट में स्लम आया हुआ है जिसकी वजह से हमारी सेल्स कम हुई हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग मार्केट साइज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे ताकि हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सके कि क्या वाकई मार्केट में स्लम था, मार्केट में ओवरऑल मार्केट के साइज में कमी आ गई थी जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो वॉल्यूम वेरिएंस जो वो कम हुआ है। सो वॉल्यूम वेरिएंस क्यों कम हुआ है इसका भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए फिर हम लोग मार्केट साइज वेरिएंस और मार्केट शेयर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मैं कंक्लूड करता हूं यहाँ पे अपनी जो डिस्कशन है, ये वॉल्यूम वेरिएंस है वो फॉर बिजनेस सेल्स है और इस तरीके से मैंने किया। और अगर मैं लेवल 2 समरी को देखता हूं तो आप जरा गौर करें कि होलसेल चैनल और जो जो था मेरे पास
पैनल ए में होलसेल चैनल है और पैनल बी में बिजनेस सेल्स चैनल है और पैनल सी के अंदर ऑल प्रो वैल्यू की जो है वो फिगर्स हैं। अगर आप गौर करें पहले वाले में, तो हमने ये कहा कि एक्चुअल रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ये फ्लेक्सिबल बजटेड रिजल्ट्स हैं और ये स्टैटिक बजटेड रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी तीनों में, और वो फॉर्मूला उसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने जब पैनल 1 में देखा तो हमने ये देखा कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6667 है, ये उसकी जो है वो सेल्स रेशो है। जब इसकी सेल्स रेशो जो है वो हम लोगों ने की 1,50,000 में से इतने परसेंट इसकी सेल्स बिकती हैं पहले प्रोडक्ट की, तो वो 1,00,000 यूनिट आ गए। 1,00,000 यूनिट को जब हम लोगों ने उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल सेल्स आ गई। ये उसकी एक्चुअल सेल्स हैं, ये उसकी फ्लेक्सिबल बजटेड सेल्स है। मीन 1,00,000 का जो है उसका जो आप समझ लें कि एक्चुअल वॉल्यूम है, और उसको हमने बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब हमने किया तो ये हमारे पास जो है उसकी फ्लेक्सिबल बजटेड सेल्स आ गई। इन दोनों का फर्क लिया तो ये 1,27,500 क्या आ गया, फेवरेबल आ गया। ये है बेसिकली फेवरेबल फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएंस और रेवेन्यू वेरिएंस। और ये है इसका वॉल्यूम वेरिएंस कि जब हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजटेड फिगर को कंपेयर किया स्टैटिक बजटेड फिगर के साथ, और टोटल उनकी जो प्लान सेल्स थी दैट वर 1,55,000 और 60% शेयर जो था वो होलसेल चैनल का था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको जब 60% लिया तो 93,000 उसकी बजट होनी चाहिए थी, सेल्स यूनिट्स बिकने चाहिए थे फॉर द होलसेल चैनल। और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने प्लान किया था दैट वाज 225। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20.925 मिलियन। इन दोनों का फर्क लिया तो ये हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, और इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो दैट इज द स्टैटिक बजट वेरिएंस। या अगर हम डायरेक्ट भी स्टैटिक बजट वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, और थर्ड कॉलम को जब हम लोग फर्क ले लेंगे तो दैट इज आवर स्टैटिक बजट वेरिएंस। तो स्टैटिक बजट वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू टू फिगर्स, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और रेवेन्यू वेरिएंस, एंड द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जिसको हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट किया है। अब सेम फिगर जो है वो यहाँ पे बिजनेस सेल्स मॉडल के लिए यूज होंगी। टोटल जो सेल्स थी 1,50,000, उसमें से 33%, 1/3 जो था वो किसकी थी, हमारे पास जो है वो बिजनेस सेल्स चैनल की थी। तो 50,000 उसकी फिगर आ गई, जो 50,000 जो है वो एक्चुअल सेल्स हुई हैं बिजनेस चैनल की। और उसकी जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, दैट इज 264.45। इनको मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया बिजनेस सेल्स का। फिर इसको जब हम लोगों ने एक्चुअल वॉल्यूम दैट इज 50,000 उसी तरीके से आ गया, और ये बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन था ये हमने यहाँ पे लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये फ्लेक्सिबल बजटेड सेल्स आ गई हमारे पास बिजनेस चैनल की। फिर उसके बाद हम लोगों ने 62,000 जो है वो इसका एक्चुअल वॉल्यूम आ गया, ये इसके जो सॉरी बजटेड वॉल्यूम आ गया। 1,55,000 इसकी बजटेड थी, 60% सेल्स इसकी होनी चाहिए थी, 40% सेल्स इसकी होनी चाहिए थे। जब इन दोनों को किया तो 62,000 आ गया। तो इसका जो बजटेड जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज 275 और 62,000 को 275 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 17.05 मिलियन इसका आ गया। पहले फिगर और आखिरी को कैलकुलेट किया तो दैट इज द स्टैटिक बजट वेरिएंस ऑफ बिजनेस सेल्स चैनल डिवीजन, और इनका डिवाइड किया दो हिस्सों में तो यहां पे रेवेन्यू वेरिएंस आ गया और यहां पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। हमने जब एक्चुअल को फ्लेक्सिबल बजटेड के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास जो है वो 5,27,500 अनफेवरेबल आ गया, और इसी तरीके से ये हमारे पास 33 लाख का अनफेवरेबल आ गया, दैट इज द वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका वॉल्यूम वेरिएंस आता है 33 लाख का, इसका वॉल्यूम वेरिएंस आता है 15,75,000 का, इसका जो है वो रेवेन्यू वेरिएंस आता है 1,27,500 का, और इसका आता है 5,27,500 का। ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है। इट मींस इस डिवीजन ने अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और इस डिवीजन ने सेल्स की मद में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और जब इन दोनों के रिजल्ट्स को हम लोग कंबाइन कर देंगे अपने ओवरऑल कंपनी में तो इन दोनों की आप जरा गौर करें, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा।
पहले का और आखिरी का लिया हमने फर्क, तो ये 21,25,000 अनफेवरेबल हमारे पास स्टैटिक बजट वेरिएंस आ गया। और इसको जब हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, दैट इज रेवेन्यू वेरिएंस एंड दैट इज वो वॉल्यूम वेरिएंस। तो रेवेन्यू की वजह से ओवरऑल कंपनी में 4 लाख अनफेवरेबल आ गया, मीन हमारा मार्जिन 4 लाख से कम हो गया ड्यू टू चार्जिंग ऑफ लेस प्राइस। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस। ये प्राइस वेरिएंस ही होता है, ये इंपैक्ट ऑफ प्राइस को शो कर रहा होता है, और ये इंपैक्ट ऑफ वॉल्यूम को शो कर रहा होता है, जो हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजटेड का जब टॉपिक पढ़ा था उसमें सीखा था। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स रेवेन्यूज की वजह से जो कम हुई हैं, जो मार्जिन, जो प्राइस चार्ज कम करने की वजह से जो हुआ है वो अनफेवरेबल हुआ है 4 लाख का। ये इस डिवीजन ने अनफेवरेबल किया है 5,27,000 का, और इस डिवीजन ने अनफेवरेबल किया है 1,27,000 का। लेकिन इसका जो फेवरेबल सिचुएशन है वो इसमें जम हो गई है, और ओवरऑल कंपनी जो है वो अनफेवरेबल रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मीन उन्होंने प्राइस कम चार्ज की है। और किसने कम प्राइस चार्ज की है? ये बिजनेस सेल्स डिवीजन ने। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने जो प्लान्ड वॉल्यूम था उससे ज्यादा बेचा है, इसलिए ये फेवरेबल रहे हैं। इन्होंने अपने प्लान्ड वॉल्यूम से कम बेचा है, इसलिए ये अनफेवरेबल रहे हैं। और ओवरऑल कंपनी जो है वो अनफेवरेबल रही है, क्योंकि बिजनेस चैनल जो है वो उन्होंने ओवरऑल ज्यादा अनफेवरेबल किया है एज कंपेयर्ड टू होलसेल चैनल के, इसलिए अनफेवरेबल ओवरऑल है। अब जब मैनेजर से पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्यों प्राइस कम चार्ज की है, तो वो उसका जवाब दे होगा। और जब मैनेजर से पूछा जाएगा कि भाई आपका वॉल्यूम क्यों कम हुआ है, तो वो उसका भी जवाब दे होगा। और वो ये जवाब दे सकता है कि भाई मार्केट का साइज कम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे यूनिट्स कम बिके हैं, जो तो वो ये उसकी रीजन हो सकती है। तो उसके जवाब को ढूंढने के लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो नेक्स्ट लेवल का वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, लेवल 3 एंड लेवल 4। हम उसमें मार्केट साइज वेरिएंस और मार्केट जो है वो शेयर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एट लेवल 4। और इन दोनों का जो यहाँ पे आप देखें, जरा गौर करें, 60% प्लान था, 40% प्लान था, लेकिन एक्चुअली किया है 66.67% और 33.33%। मीन जो हमने सेल्स की हैं उसके मिक्स में भी चेंज आ गया है। हमने जिसके यूनिट ज्यादा कम बेचने थे उसके ज्यादा बेचे हैं, और जिसके ज्यादा बेचने थे उसके हमने कम बेचे हैं। तो इससे भी हमारी जो है वो सेल्स में फर्क आ गया है। देखिए, इसके हमने 40% बेचने थे, लेकिन हमने बेचे कितने हैं? 33%। इसके हमने 60% बेचने थे, लेकिन हमने बेचे कितने हैं? 66 और अप्रोक्सीमेटली 67%। तो इसलिए भी हमारी सेल्स में फर्क आ सकता है, हमारे रेवेन्यूज में फर्क आ सकता है। तो इसका इंपैक्ट निकालने के लिए हम लोग जो है वो फिर नेक्स्ट लेवल का वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स वेरिएंस। हम लोग उसके अंदर जो है वो मिक्स वेरिएंस और उसके क्वांटिटी वेरिएंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर कैलकुलेट करना सीखते हैं। ऑल दिस वाज फ्रॉम माय साइड, कि इसमें मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि एक स्टैटिक बजट के वेरिएंस को हम कैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस में और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में। क्योंकि जो हमारा ओवरऑल बजटेड फिगर होती है उसमें जो इंपैक्ट आता है वो कुछ प्राइस की वजह से आता है और कुछ वॉल्यूम की वजह से आता है। जो प्राइस का इंपैक्ट होता है उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और रेवेन्यू वेरिएंस कहते हैं। और रेवेन्यू वेरिएंसेस जो होते हैं या जो सेल्स के वेरिएंसेस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले जाते हैं, ना कि रेवेन्यू निकाले जाते हैं, ना कि प्राइस निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम प्राइस भी ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग जो है वो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ही इस्तेमाल करेंगे। और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आप कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग यहाँ पे एक्चुअल प्राइस माइनस जो है वो आप समझ लें कि स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे आप लेंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन में बजटेड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, और यहां पे आप लोग लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस और बजटेड प्राइस माइनस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से तीनों जगहों पे बजटेड वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट का इंपैक्ट है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। जब हमने यहां पे बात की थी, आप जरा गौर करें शुरू में, कि हमने यहां पे ये कहा
कि हम लोग जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वो इफ वी वांट टू न्यूट्रलाइज द वेरिएबल कॉस्ट इम्पैक्ट, वी विल टेक स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट एट ऑल लेवल। व्हेन वी कैलकुलेट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो वी विल यूज actual price minus standard variable cost per unit. When we calculate budgeted contribution margin per unit, we will take standard price minus standard variable cost per unit. तो इस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज करेंगे in case if we don't have variable cost, then we will use price, and if we have variable cost, standard variable cost, then we will use contribution margin per unit. And for the calculation of contribution margin per unit for actual and standard, we will deduct standard variable cost from both of the prices. From actual price, we will deduct standard variable cost to get you must say actual contribution margin per unit, and we calculate standard price minus standard variable cost to calculate standard contribution margin per unit. So in this way we will use contribution margin for the calculation of revenues, because the company is more concerned with the profitability, not the sales. That's why we use contribution margin approach for calculating the sales variances.